स्वागत है दोस्तों आपका बीपीएससी हंट में। आज से मॉडर्न इतिहास हम शुरुआत कर रहे हैं। आधुनिक इतिहास आप यहाँ से आधुनिक इतिहास से लगभग किसी भी एग्ज़ाम में सवाल ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे कि आप यूपीएससी देंगे या फिर स्टेट पीएससी देंगे, जैसे बिहार पीसीएस हो गया, उत्तर प्रदेश पीसीएस हो गया, आपका झारखंड पीसीएस हो गया। तो आप वहाँ देखेंगे आधुनिक इतिहास से लगभग लगभग 20 सवाल होते ही हैं। 20 सवाल। जैसे कि आप बीपीएससी की बात करें, पूरे इतिहास से लगभग 30 से 32 सवाल आते हैं। कितने आते हैं पूरे बीपीएससी में हम बात करते हैं। बीपीएससी में इतिहास से मॉडर्न इतिहास की बात करें, ये आपका प्राचीन इतिहास की बात करें, आपका मेडिवल की बात करें, लगभग टोटल 30 सवाल आता है। 30 सवाल में से 20 सवाल आपका मॉडर्न इतिहास से होता है। तो हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं आज से। हम इसकी शुरुआत इस तरीके से करेंगे जो आज, जैसे कि आपका पीटी और मेंस का सिलेबस दोनों कंप्लीट हो जाए। तो चलिए आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो आधुनिक इतिहास आप देख रहे हैं। अब हम देखते हैं कि प्राचीन काल में भारत का जो संबंध था किसके साथ में था, या ये जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे लिखा है प्राचीन काल में भारत में एक जगह है लोथल। लोथल कहाँ पे पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में है। और यह एक बंदरगाह है जिसे हम गोदीबाड़ा भी कहते हैं। तो कहता है यहाँ पे इतिहास में दर्ज है, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होता था कि यह यहाँ से भारत के साथ कई देशों से व्यापार का साक्ष्य मिला है। जैसे क्योंकि हम कैसे पता करते हैं, क्योंकि अन्य देशों के साथ देशों के यहाँ मोहरे प्राप्त हुए। जैसे कि मिस्र की सभ्यता से कम मोहर प्राप्त हुआ है, मेसोपोटामिया की सभ्यता से यहाँ मोहर प्राप्त हुआ है। तो कहाँ पे ये सब कब की बात हो रही है? सिंधु घाटी सभ्यता से। तो अब देखिए, पहले स्थल मार्ग से व्यापार होता था और समुद्री मार्ग से भी व्यापार होता था। तो ऐसा नहीं है कि भारत का खोज यूरोपियन लोगों ने किया। ऐसा नहीं है कि भारत कहीं गुम थोड़ी हो गया था, भारत कहीं थोड़ी खो गया था, कि भारत कोई वस्तु है या भारत कोई ऐसा कोई आपका ये है कि आपका उसको खोज यूरोप के लोग ने खोजा, वास्को डी गामा के खोजा उसको। ऐसा तो आप नहीं ना कर सकते हैं। हाँ, पहले जो व्यापार होता था स्थल मार्ग से और समुद्र के मार्ग से, वो क्या हो गया था? वो अवरुद्ध हो गया था। अब कैसे अवरुद्ध हुआ था, आज हम उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, पढ़ते हैं। अब देखिए, स्थल मार्ग से व्यापार, भारत से स्थल मार्ग से व्यापार होता था कैसे? तो भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, तुर्की, यूरोप, ये जो हम बता रहे हैं आपको, ये वर्तमान का सिनेरियो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे होता था। पहले तो भारत पाकिस्तान तो एक ही था, है ना। आप आज़ादी के बाद दोनों में बंटवारा हुआ, कैसे हुआ हम इसको लास्ट में हम पढ़ेंगे। मॉडर्न इतिहास में ही हम पढ़ेंगे, पूरे अच्छे से हम इसको समाप्त करेंगे। तो चलिए, तो अब देखिए, मान लेते हैं कि ये भारत है आपका। तो भारत से यहाँ पाकिस्तान था, पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान के बाद आपका ईरान, ईरान के बाद तुर्की और तुर्की के बाद यूरोप। तो क्या तुर्की, अब देखिए तुर्की जो था, तुर्की से ही यूरोप में प्रवेश करते थे। स्थल मार्ग से अगर व्यापार करना होता था तो तुर्की से ही लोग यूरोप में प्रवेश करते थे। अब हम बात करते हैं, जैसे कि एक तरफ आपका इधर यूरोप है, इधर क्या है आपका यूरोप है, इधर आपका यूरोप है, और इधर क्या है आपका, इधर तुर्की है। तुर्की है आपका, ठीक है। तुर्की है, वर्तमान में इसका नाम रखा गया है तुर्की है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे काला सागर है, यहाँ पे क्या है, काला सागर है यहाँ पे, और यहाँ पे मरमरा सागर है। दोनों को एक संधि जोड़ती है, उसे हम कहते हैं बास्पोरस की जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बास्पोरस की जल संधि कहते हैं। तो इस संधि जो है कि दोनों को जोड़ता है, और इसके माध्यम से लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। और यहाँ पे एक जगह है कुस्तुनतुनिया।
हम पढ़ेंगे आगे कुस्तुनतुनिया किसकी राजधानी है, हम सब पढ़ेंगे। तो कुस्तुनतुनिया में प्रवेश करके और यहाँ से लोग यूरोप में पहुँचते हैं। तो इस प्रकार से पहले व्यापार होता था। तो क्या ऐसी घटना घटी जो स्थल मार्ग अवरुद्ध हो गया और समुद्र के मार्ग से व्यापार होता था वो भी अवरुद्ध हो गया? तो हम उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इतना आप समझ गए होंगे, हम आगे बढ़ते हैं। अब बात हो रहा है यहाँ पे कि भारत एवं यूरोप के मध्य, एकदम गौर से सुनते चलना है। और अगर आप नोट्स बनाना चाहेंगे इसका तो नोट्स आप बना लीजिएगा। मैं उतना धीरे भी बोलूँगा और मैं धीरे धीरे समझाऊँगा भी। तो यहाँ पे जो मैं समझाने के क्रम में मैं जो समझाऊँगा उसे आप सुनिएगा और रोक करके भी इसको पॉज करके आप इसको नोट कर लेंगे। या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ पे इस पीडीएफ को मैं डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हम प्रत्येक दिन पीडीएफ में डालूँगा टेलीग्राम चैनल पर। लास्ट में एक पूरा फाइल पीडीएफ बना करके मैं आपको अच्छे से नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगा आधुनिक इतिहास से। इसके बाद आपको कहीं से भी आधुनिक इतिहास पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। आप हमारी क्लास को देखिए और आप घटना चक्र उठाइए, यूपीएससी का, बीपीएससी का, ऑल एग्ज़ाम का, जहाँ से भी आप सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं हमारे वीडियो से सॉल्व हो जाएगा और आने वाले एग्ज़ाम में भी सॉल्व आप कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कहता है कि भारत एवं यूरोप के मध्य, भारत और यूरोप के मध्य समुद्र के माध्यम से व्यापार होता था। भारत से अरब सागर, अरब सागर किधर है आप जानते ही हैं, ये भारत है, इधर अरब सागर है आपका। भारत से अरब सागर के माध्यम से भूमध्य सागर में प्रवेश करके यूरोप के इटली देश जाते थे और व्यापार होता था। ठीक है, तो कहाँ भारत और यूरोप के मध्य समुद्री मार्ग से व्यापार होता था। भारत से अगर कोई व्यक्ति निकलता था तो वो अरब सागर के माध्यम से होते हुए भूमध्य सागर में प्रवेश करता था। और वहाँ प्रवेश भूमध्य सागर के बाद यूरोप के एक देश था इटली। भूमध्य सागर जैसे ही वो बाहर निकला तो इटली एक देश पड़ता था जो यूरोप का ही देश था, उसमें प्रवेश करके और यूरोप के साथ में वो व्यापार करता था। अब क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे बता रहा है, लेकिन 1453 में इटली में कहाँ पे, इटली में, यहाँ पे बात हो रहा है इटली में, जो भी हमने बताया इटली में रोमन साम्राज्य का शासन था। 1453 में क्या था, रोमन एम्पायर, बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य था जो बहुत शक्तिशाली था। इसका इसका तो भाग, इसका क्या हो गया, इसका दो भाग हो गया। यहाँ पे दो भाग लिख लेंगे आप लोग। इसका दो भाग हो गया। पश्चिमी वाला भाग को रोम कहा गया, पश्चिम वाला भाग को रोम कहा गया। पूर्वी वाला भाग को क्या कहा गया है आपका, पूर्वी रोम को बैजेंतिया साम्राज्य कहा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो पश्चिमी रोम की राजधानी थी वो कहाँ थी, वो रोम थी। पश्चिमी रोम की जो राजधानी बनी वो कहाँ बनी, रोम बनी। और पूर्वी रोम की राजधानी कहाँ बन गई, कांस्टेंटिनोपल बन गई। कहाँ, कांस्टेंटिनोपल बन गई थी। तो आपने देख लिया 1453 में रोमन साम्राज्य का शासन कहाँ था, इटली में था। कहाँ पे था, इटली में था। जो कुछ समय बाद इसका दो भाग हो गया। दो भाग क्यों हुआ ये आप विचार कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा साम्राज्य था कि इसको शासन चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, इसीलिए इसका दो भाग किया गया था। ठीक है, जब दो भाग हुआ तो एक भाग कहलाया पश्चिमी रोम, दूसरा भाग कहलाया पूर्वी रोम। तो पश्चिमी रोम की राजधानी रोम ही रही और पूर्वी रोम की राजधानी कंस्टेंटिनोपल हो गई, जिसे कुस्तुनतुनिया कहा गया। कुस्तुनतुनिया अभी जस्ट मैंने बताया था कि काला सागर और मरमरा सागर को बास्पोरस की जल संधि पार करके जब आप यूरोप में प्रवेश करते हैं तो कुस्तुनतुनिया एक जगह पड़ता है, वहाँ से आप पीछे वीडियो को रिवाइज करके आप देख सकते हैं, मैंने वहाँ बताया भी था। अब यहाँ पे बात हो रही है तुर्की के क्षेत्र में। अब देखिए तुर्की, अब तुर्की कहाँ पे था, मैंने आपको बताया भी था तुर्की स्थल। अब यहाँ पे ये यूरोप था और यहाँ पे क्या था, तुर्की। यहाँ पे काला सागर, यहाँ पे मरमरा सागर।
बास्पोरस की जलसंधि स्थल मार्ग से व्यापार होता था, कुछ तो दुनिया में प्रवेश करते थे, यहाँ पे यूरोप पहुँचते थे। अब क्या कह रहा है, अब तुर्की के क्षेत्र में, कहाँ पे, यहाँ पे तुर्की के क्षेत्र में उस्मानिया साम्राज्य का उदय हुआ। कहाँ हुआ? तुर्की के क्षेत्र में उस्मानिया साम्राज्य का उदय हुआ, जो पश्चिमी रोम को क्या कर दिया, 1453 में पराजित कर दिया। 1453 में पराजित कर दिया और उस पर अधिकार कर लिया। यह भारत से होने वाला स्थल मार्ग पर क्या किया, भयंकर कर लगा दिया। भयंकर कर लगा दिया। जैसे कि अब आप पहले व्यापार करते थे तो 2 रुपया टैक्स देते थे। इसने क्या किया, उस्मानिया साम्राज्य ने भारत और व्यापार का जो रास्ता था, बीच का जो रास्ता था, वहाँ पे 10 रुपया टैक्स कर दिया। तो इससे लोगों को क्या हुआ, बहुत परेशानी हुई। तो वो इस रास्ते से लोग आना जाना बंद कर दिए और धीरे धीरे इस मार्ग का क्या हो गया, पतन हो गया। अब तो ये अस्तर मार्ग से होकर के हो गया, ठीक है। अब दूसरा मार्ग कौन था, अरब का था। अब अरब मान लेते हैं कि इस रास्ते में अब कर 2 की जगह 10 रुपये लग गया है, तो लोग अब इस रास्ते को चुना। अब इस रास्ते से लोग आना जाना प्रारंभ कर दिए। अब एक ही रास्ता बचा, तो क्या हुआ, जो अरब के जो लोग थे, यहाँ पर भी क्या किया, यह टैक्स लगा दिया बढ़ा करके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कर ज़्यादा है, इधर से लोग जाएंगे नहीं, तो लोग इधर से ही आएंगे, अरब के मार्ग से ही आएंगे। तो अरब के लोग क्या किए कि अब वहाँ पे टैक्स ज़्यादा बढ़ा दिए। इससे क्या हुआ कि ये भी मार्ग क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया। अंततः यूरोप और भारत के जो मध्य संबंध था वो टूट गया और लोगों ने नई रास्ता का तलाश शुरू कर दिया। आप समझ गए कि भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया। क्या भारत कहीं गुम हो गया था? नहीं ना। भारत का रास्ता, जो रास्ता आने जाने का था, वो अवरुद्ध हो गया था। पुनः यूरोप से भारत आने के लिए रास्ता की खोज हुआ। ये नहीं कि भारत की खोज हुआ, रास्ता का खोज हुआ और सबसे पहले पहुंचते हैं वास्को डी गामा यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा देश था जो रास्ते की खोज के लिए बहुत प्रयास किया। तो वो कौन कौन से देश थे, कौन आए, किसकी सहायता से आए, हम सब समझेंगे। चलिए देखते हैं आगे। अब यहाँ पे बात हो रही है, अब यहाँ पे के दो देश यूरोप के 2 देश थे, कौन कौन, पुर्तगाल एवं स्पेन ने इस कार्य में अत्यधिक रुचि दिखाई। किस कार्य में अत्यधिक रुचि दिखाई? रास्ता की खोज में। याद रखेंगे, रास्ता की खोज में अत्यधिक रुचि दिखाई। तो स्पेन से एक व्यक्ति है कोलंबस, वो भारत की खोज के लिए निकलता तो जरूर है, लेकिन वह भटक गया क्योंकि इसके पास मानचित्र का अभाव था, इसके पास उतना नॉलेज नहीं था। क्या हुआ कि लेकिन वह क्या हुआ, रास्ता भटक गया। इसीलिए वह हिंद महासागर की तरफ आने के बजाय वह अटलांटिक महासागर पार करके अमेरिका चला गया। अब देखिए, यूरोप के 2 देश थे, एक स्पेन थे, दूसरा पुर्तगाल था। तो स्पेन का जो एक व्यक्ति है, उसका नाम है कोलंबस, वो भारत की खोज के लिए निकलता है। वो हिंद महासागर के तरफ आने के बजाय वो अटलांटिक महासागर पार करके अमेरिका चला गया 1492 में। तब एक सवाल आता है कि अमेरिका का खोज किसने किया? तो आपका आंसर होना चाहिए ये आपका कोलंबस। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये सिर्फ फैक्ट में आपको नहीं बता रहा हूँ। अगर आपका कॉन्सेप्ट बेस पे ऑब्जेक्टिव सवाल आता है तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपसे कोई पूछे भारत का खोज किसने किया, तो आप आराम से उत्तर दे सकते हैं वास्को डी गामा। अगर वही सवाल आपसे पूछ दिए कि भारत, जो यूरोपियों का जो आने का जो क्रम था, वो क्या कारण था, तो अगर ऑप्शन में धार्मिक कारण था, राजनीतिक कारण था, या फिर अपना व्यापार के दृष्टिकोण से आए थे, तो अगर इस टाइप का सवाल आता है तो आप वहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं।
इसीलिए आप हमारे इस लेक्चर को देखेंगे और मैं जो समझा रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ बातें नोट करना है हमारे समझाने के दौरान, तो आप उसे नोट करते हुए चलेंगे। अन्यथा ये सफिशिएंट है, जो मैं बता रहा हूँ इससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसे आप पढ़ते चलें। मैं मॉडर्न इतिहास को पूरी तरीके से समाप्त करूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1492 में ये पहुँचा तथा पुर्तगाल पुर्तगाल का एक प्रिंस हेनरी नामक एक व्यक्ति है, जिसे द नेविगेटर के नाम से भी हम जानते हैं, उसे कहते भी हैं। इसने क्या काम किया कि अफ्रीका महाद्वीप का पश्चिमी तट, जैसे कि अफ्रीका, अब हम बात करते हैं कि ये आपका अफ्रीका है, ये आपका अफ्रीका है, इस प्रकार से अफ्रीका है आपका। तो अब क्या किया कि ये पश्चिमी तट का क्या किया, ये मानचित्र क्या किया, मानचित्र बनवाया, ठीक है। तो यह पश्चिमी तट का मानचित्र तैयार करवाया। इसी क्रम में जब मानचित्र तैयार करवाया तो इसी क्रम में एक यात्री था, बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज ने अफ्रीका के नीचे, जैसे कि अभी मैंने ये जो बनाया, अफ्रीका के जो भी मैंने ये जो बनाया अभी आपका, अफ्रीका के नीचे यहाँ तक वो व्यक्ति आता है। इसे नाम देते हैं केप ऑफ गुड होप। क्या कहते हैं इसे? केप ऑफ गुड होप। इसे आंतरिक उत्तमाशा द्वीप भी कहते हैं इसे। तो ये व्यक्ति जो है, बार्थोलोम्यू डियाज ने अफ्रीका के नीचे केप ऑफ गुड होप स्थान पर पहुंचा। कब पहुंचा था? 1487-88 में। कहीं कहीं 1487 भी लिखा रहता है, कहीं कहीं 1488। तो इसीलिए मैंने दोनों यहाँ पे डाल दिया है। जो आपके सामने विकल्प आए उसे आप सॉल्व कर ले जाएंगे। और पुनः वो पुर्तगाल वापस लौट गया। पुनः क्या किया? वापस लौट गया। इसके बाद 1497 में 1497 में वास्को डिगामा, अब जो है कि एक एमुनियल प्रथम एक राजा था पुर्तगाल का, एमुनल प्रथम के सहयोग से वो निकलता है। कौन? वास्को डिगामा। यहाँ पे राजा का नाम मैंने नहीं नोट किया है, मैं कल इसको अपडेट जब करूँगा तो मैं आपको यहाँ पे डाल दूँगा, पीडीएफ पे मैं डाल दूँगा, टेलीग्राम पे आप देख लेंगे, ठीक है। आज ही मैं डाल दूँगा। तो अब जो वास्को डिगामा जो है निकलता है, कब? ये निकलने की तिथि है 1497 में, ये भारत पहुँचने की तिथि नहीं है। ये 1497 में निकलता है। किसके मदद से निकलता है? एमुनुएल प्रथम के मदद से निकलता है। कैसे निकलता है? 3 से 4 जहाज लेकर वास्को डिगामा निकलता है और केप ऑफ गुड होप के रास्ते हिंद महासागर की तरफ पहुंचता है। और यहीं पर उसे एक पथ प्रदर्शक मिलता है। उसका क्या नाम रहता है? अब्दुल मनीक नामक व्यक्ति मिला, जिसके सहारे वास्को डिगामा हिंद महासागर पार करके मालाबार तट के कालीकट पर पहुंचा। कब? 1498 में। तो अभी आपने क्या देखा? यूरोप के दो देश, कौन कौन? स्पेन और पुर्तगाल, ये दोनों ने रास्ता खोजने के लिए अत्यधिक रुचि दिखाई। तो पहला देश था स्पेन, वहाँ का एक व्यक्ति था कोलंबस। वो भारत के खोज के लिए निकलता तो ज़रूर है, परंतु वो भारत नहीं पहुँच करके वो अमेरिका पहुँच गया। एक व्यक्ति है पुर्तगाल का, प्रिंस हेनरी, वो अफ्रीका के पश्चिमी तट का मानचित्र तैयार करवाया। इसी क्रम में एक व्यक्ति है बार्थोलोम्यू डियाज, वो एक यात्री है। वो अफ्रीका के नीचे उसी मानचित्र की सहायता से अफ्रीका के नीचे केप ऑफ गुड होप के पास पहुंचता है। और पहुंचने के बाद वो पुनः वापस लौट जाता है। 1487-88 पहुंचता है। इसके बाद क्या होता है कि वास्को डिगामा 3 से 4 जहाज लेकर निकलता है। राजा उस समय कौन था? पुर्तगाल से जब वास्को डिगामा निकला है तो उसमें पुर्तगाल का राजा कौन था? एमुनल प्रथम था। एमुनल प्रथम था, उसके सहयोग से निकलता है। वो जब केप ऑफ गुड होप के पास पहुंचता है तो वहाँ पे एक व्यक्ति मिलता है, उसका नाम है अब्दुल मनीक। उसी के सहायता से यह वास्को डिगामा भारत के मालाबार तट के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। कालीकट पर पहुंचा। कब पहुंचा है? 1498 में ये पहुंचा है, ठीक है। आगे देखते हैं।
इस समय यहाँ का शासक, कहाँ का शासक बोल रहा है आपका, कालीकट का शासक कौन था? इस समय यहाँ का शासक जमोरिन ने इसका स्वागत किया, इसका स्वागत किया। यहीं से पुनः भारत एवं यूरोप के मध्य व्यापार होना शुरू हो गया। यहाँ से वास्को डी गामा मसाला लेकर पुर्तगाल गया। यहाँ वास्को डी गामा क्यों आया था? व्यापार करने के उद्देश्य से आया था। यहाँ से मसाला, काली मिर्च वगैरह यहाँ से ले गया और आने जाने का खर्च निकाल करके भी उसे 60 गुना मुनाफा कमाया। इतने मुनाफा होने के बाद यूरोप के लोग ललाहित हुए, भारत आना शुरू कर देते हैं। पुर्तगाल में 1498 में क्या होता है, एक कंपनी का गठन किया गया जिसे एस्तादो द इंडिया के नाम से जाना गया है। 1498 में पुर्तगाल में एक कंपनी का गठन हुआ है। उस कंपनी का नाम है एस्तादो द इंडिया। क्या नाम है उसका? एस्तादो द इंडिया। यही फिर भारत में आकर के अपनी प्रथम कोठी स्थापित करती है कोचीन में 1503 में। ठीक है, आप देखते हुए चलेंगे, मैं समझाता हुआ चल रहा हूँ, आप देखते हुए चलें, सुनते हुए चलें, नोट्स बनाते हुए चलें, वीडियो को पॉज करके भी। आप जितना लिखेंगे उतना आपको याद रहेगा। ठीक है, मैंने इसको लिखा है, मैंने खुद से पीडीएफ बनाया है और मैं आपको यहाँ पे पढ़ा भी रहा हूँ, मेरा खुद का नोट्स है ये। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 1500 में पुनः एक पुर्तगाल अभियान पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में आया। क्या बोल रहा है कि 1500 में पुनः एक पुर्तगाल अभियान आया। किसके नेतृत्व में आया था? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में आया और यह 13 जहाज के साथ आया था। यह जो जब आता है, यह किससे मिलता है? कोचीन और कन्नौर के शासक से मिला। उसने देखा कि यहाँ के आपसी शासक में तालमेल नहीं बैठता है, लोग यहाँ एक दूसरे राजा को नीचे दिखाना चाहते हैं और उन्हें हराना चाहते हैं। तो यह ऑब्जर्व किया कौन? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। आप देखिएगा भारत क्यों गुलाम बन गया, आप इसी चीज़ को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए जैसे हिंद महासागर में जैसे वो पार किया, तो आपका जो वास्को डी गामा वो क्या देखा? वो देखा कि यहाँ पे कुछ छोटी मोटी जहाज़ है जो वो अरब के लोग हैं, उसके पास ना ज़्यादा हथियार है न ज़्यादा नौसैनिक, वहाँ पे नौसैनिक था ही नहीं। अरब के लोगों के पास ना ज़्यादा हथियार था ना नौ, ये सब ऑब्जर्व करते हुए वास्को डी गामा आया भी और गया भी था। और पेड्रो अल्वारेज कैब्रल क्या देखा, यहाँ जब आया देखा कि यहाँ पे तो तालमेल तो बैठता ही नहीं है, इसे आसानी से हराया जा सकता है। तो ये सब देखते हुए आया था, देखते हुए आप गौर करते हुए चलेंगे, है ना। तो क्या हुआ यहाँ पे, अब कोचीन तथा कन्नौर के शासक के दरबार में, अब देखिए कोचीन तथा कन्नौर के शासक से तो ये मिला ही था, तो उसके दरबार में अरब व्यापारी भी रहते थे, अरब व्यापारी भी शामिल हुआ करते थे। उसने इस बात को कि अब पुर्तगाली लोग भारत में आ रहे हैं, तो अरब के जो व्यापारी कन्नौर और आपके कोचीन के जो शासक के दरबार में जो व्यापारी रहते थे, तो अरब व्यापारी बताए किसको? अरब के लोगों को बताया कि अब पुर्तगालियों को ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है और देना भी लाजमी है, क्योंकि अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि अब भारत से एक ही देश व्यापार कर रहा था, अरब के लोग, तो यहाँ से सस्ता सामान खरीद रहे थे। अब पुर्तगाली जब आएंगे तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी ना, तो इसीलिए यहाँ के शासकों ने पुर्तगालियों को ज़्यादा महत्व दिया और उसका स्वागत भी किया। तो अब क्या होता है, पुर्तगाली बताया, लोगों को बताया, अरब के लोगों को बताया, जिससे पुर्तगाली और अरब के मध्य हिंद महासागर में झड़प शुरू हो गई, जिसमें पुर्तगाली विजय होते हैं और एक जहाज़ छीनकर भारतीय राजा को प्रदान कर दिया और हिंद महासागर पर पुर्तगालियों को कब्जा हो गया, जो 150 साल तक कायम रहा। पुर्तगाली जो है कि भारत में 150 साल तक शासन किए। देखिए सबसे पहले आए थे 1498 में, ये 1498 में आए भी थे, 1489 हो गया सॉरी, ये आए थे, कब आए थे? 1498 में आए थे।
ठीक है, 1498 में आए। और गए कब यहाँ से? ये गए थे आपके 1961 में, लास्ट में गए थे, लास्ट में। ये 150 साल तक कायम रहा, ये क्या मतलब है? तो इसको हम बताएंगे आगे, हम जब पढ़ेंगे ब्रिटिश अंग्रेज जब पढ़ेंगे, डच पढ़ेंगे, तो हम वहाँ पे इसको डिटेल देखेंगे। 1498 में आए गोवा में, ये गोवा को 1961 में छोड़ करके गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? पुनः वास्को डिगामा 1502 में आता है। देखिए, पुनः वास्को डिगामा कब आया है? 1502 में आया। इस बार क्यों आया था? यह फैक्ट्री खोलने के लिए आया था। और सबसे पहला 1503 में कोचीन में प्रथम कोठी स्थापित किया। तो पुर्तगालियों ने प्रथम कोठी कहाँ स्थापित किया था? तो आपका प्रथम कोठी स्थापित किया था कोचीन में, कोचीन में। ठीक है, और हम बात करते हैं पुर्तगाली गवर्नर। अब हम बात करने जा रहे हैं क्या? पुर्तगाली गवर्नर। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। पुर्तगाली गवर्नर पहला आपका क्या है? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। फ्रांसिस्को द अल्मीडा पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। इसे देखिए मिलान करने के लिए भी आता है कि प्रथम गवर्नर कौन था पुर्तगालियों का, अंग्रेजों का प्रथम गवर्नर कौन था, ये सब हम पढ़ेंगे। फ्रांसिस्को द अल्मीडा, अब ये जो आया भारत, यह क्या क्या काम किया है इसके बारे में देखते हैं। यह पुर्तगाली का प्रथम गवर्नर था, ठीक है, जो 1505 से 1519 तक रहा, ठीक है। इसने एक नीति लागू किया जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत हिंद महासागर पर कब्जा कर लिया गया। यह अरब व्यापारियों को पूरी तरह पराजित किया था। अब देखिए, फ्रांसिस्को द अल्मीडा जो है कि एक हिंद महासागर में ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था। इसके तहत हिंद महासागर पर कब्जा करना था, ठीक है। तत्पश्चात मिस्र, तुर्की, गुजरात, 3 जगह की सेना, मिस्र की, यहाँ देखिए मिस्र हो गया है, यहाँ पे मिस्र कर लीजिएगा, तुर्की, गुजरात की सेना ने मिलकर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा से युद्ध किया, जिसमें अल्मीडा विजय हो गया। जिससे अब लोग अपने, अरब लोग, यहाँ पे अरब लोग होगा, अरब लोग अपने क्षेत्र में सिमट कर रह गया। पुर्तगालियों का हिंद महासागर पर पूर्णतः अधिकार हो गया। देखिए कहीं कहीं पे एरर है, आप उसे सुधार लेंगे, क्योंकि मैं अकेले सब कुछ करता हूँ। मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, वीडियो को एडिट भी करता हूँ, और पीडीएफ भी मैं खुद बनाता हूँ। ना ही मेरे पास कुछ है, ना मैं ऑफिस बॉय रखता हूँ, बस मैं खुद से मेहनत करता हूँ, आप लोगों के लिए करता हूँ मैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मैं भी ध्यान रखूँगा, गलत नहीं होना चाहिए। फिर भी आप यहाँ पे अरब कर लेंगे, जहाँ जहाँ मैंने सुधार करने के लिए कहा है वहाँ पे आप सुधार कर लेंगे, ठीक है। अगला हम बात करते हैं, पेन चेंज करते हैं। अगला है आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अब हम बात करते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में, ठीक है। दूसरा गवर्नर, यह पुर्तगाल का दूसरा गवर्नर था। कब आया था? ये 1509 में आया था। इसे भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब क्यों माना जाता है हम देखते हैं इसके बारे में। इसने पहला काम क्या किया कि 1510 में गोवा को बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को पराजित कर छीन लिया, जो पुर्तगालियों का पहला विजित क्षेत्र था, ठीक है। दूसरा क्या काम किया? इसने विवाह नीति अपनाई। विवाह नीति क्या अपनाई? पुर्तगाल के पुरुष और भारतीय महिला से शादी करना। देखिए भारत में दामादों का बहुत इज्जत होता है, ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। अब विवाह नीति जैसे ही ये लागू किया, अब इसके पीछे क्या कारण था कि अगर हम यहाँ पे कुछ भी काम करते हैं तो पहली बात तो इस पे विरोध नहीं करेंगे। क्यों विरोध नहीं करेंगे? क्योंकि हम इसके रिश्तेदार, मतलब हम इनके रिश्तेदार बन जाएंगे। और दूसरा क्या कारण था विवाह नीति लागू करना? जनसंख्या को बढ़ाना था, जनसंख्या को बढ़ाना था, यहाँ पे कॉलोनी स्थापित करना था पुर्तगालियों का, ठीक है। अब इस तीसरा क्या काम किया? इसने विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। अब देखिए पहला ऐसा पुर्तगाली था जो, पहला ऐसा यूरोपीय व्यक्ति था जो
विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया था वो कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। देखिए, विधवा विवाह, पहले विधवाओं की शादी नहीं होती थी। लोग कहते थे कि अब विधवा को शादी करने का अधिकार नहीं है, और वो समाज में ऊंच नीच कृतियाँ भी पाई जाती थी। तो जो पुर्तगाली जो लोग थे उन्होंने कहा कि आप हमारे देश के पुरुष से शादी कर सकते हैं, हमारे देश के पुरुषों से विधवा से शादी करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और वो भी चाहती थी, वहाँ के लोग भी चाहते थे, ताकि एक दूसरे का सपोर्ट कर सकते थे, है ना। तो चलिए, अब क्या हुआ, 1500 अगला क्या काम किया, 1511 में मलक्का पर नियंत्रण कर लिया तथा 1505 में हरमुज पर अधिकार कर लिया। उपरोक्त कार्यों के लिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो अब आप समझ गए कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक क्यों माना जाता है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला गवर्नर है आपका नीनो डी कुन्हा। मैं फिर से पेन चेंज करना चाहूँगा यहाँ पे। ठीक है, नीनो डी कुन्हा। आगे देखते हैं। नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा क्या है? 1528 से 1538 तक ये रहता है। 1528 में आया था और यह 1538 तक ये रहा। यह पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर था। यह पुर्तगालियों का क्या था? तीसरा गवर्नर था। 1530 में गोवा को पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया। देखिए, गोवा को विजिट कौन किया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क किया था। कब किया था? 1510 में किया था। किससे किया था? तो बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से किया था। उस समय कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? कोचीन ही था। उस समय जब 1529 तक कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? कोचीन ही था। जब नीनो डी कुन्हा आता है तो 1530 में गोवा को पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया, मतलब पुर्तगालियों का मतलब एक कंपनियों का मुख्यालय बनाया। ठीक है, 1535 में दीव और 1559 में दमन पर अधिकार कर लिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, नोट, आगे के नोट में कि वास्को डी गामा तीसरी बार 1524 में भारत आता है। अब 1527 में इसकी मृत्यु हो गई। कहाँ? कोचीन में ही मृत्यु हो गई थी, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके समय अगला क्या है? सेंट जेवियर। सेंट जेवियर आते हैं। ठीक है, सेंट जेवियर आते हैं। तो देखते हैं, अल्फांसो डिसूजा 1542 से 1545 तक ये रहता है। थोड़ा यहाँ से मैं थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है, 1559 में नहीं होगा, 1535 में दीव और दमन पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, इसे आप सुधार लेंगे। इन अल्फांसो डिसूजा 1542 से 1545, इसके समय सेंट जेवियर आए, जो कौन थे? ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे। इनके समय पुर्तगालियों का कोचीन, कन्नौर, गोवा, दमनदीव, हुगली, मद्रास, हरमुज, मलक्का, सालसेट पर अधिकार हो गया था। याद रखेंगे कि पुर्तगालियों का कब्जा कहाँ कहाँ हो गया था आपका? कोचीन में हुआ था, कन्नौर में हुआ था, गोवा में हुआ था, दमनदीव में हुआ था, हुगली पर हुआ था, मद्रास में हुआ था, और आपका हरमुज मलक्का पर भी हुआ था। पुर्तगालियों ने कार्टिज प्रणाली शुरुआत किया। पुर्तगालियों ने क्या काम किया था? पुर्तगालियों ने एक व्यवस्था शुरुआत किया, उसे हम कहते हैं कार्टिज प्रणाली। क्या कहते हैं उसे? कार्टिज प्रणाली कहते हैं। इसके तहत क्या था? इस प्रणाली के तहत हिंद महासागर में जहाज व्यापार कर सकते थे। अगर कोई बिना इस परमिट के जहाज हिंद महासागर में प्रवेश करता तो उसे लूट लिया जाता था। इस व्यवस्था को मुगल बादशाह अकबर ने भी लिया था। देखिए, एक व्यवस्था था, वो क्या नाम था? कार्टेज प्रणाली। अब देखिए, ये ऐसा नियम लगाया था कि अगर आप नहीं लेते हैं तो हिंद महासागर में बहुत सारे डाकू होते हैं, डाकू रहते थे, वो अगर लूट लेता है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
तो वो कोई और नहीं होते थे, वो हिंद महासागर में पुर्तगालियों का ही डाकू रहता था, वो लूट लेते थे। अच्छा बताइए, डाकू अगर रहेंगे उसे परमिट से क्या मतलब है? वो तो अपना खजाना लूटेंगे, उनका सामान लूटेंगे। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि आप परमिट दिखाओ, मैं डाकू हूँ, मैं आपका परमिट देख लूँगा तो मैं नहीं लूटूंगा। ऐसा थोड़ी होता था, वो आपके पुर्तगालियों का ही रहता था। तो मुगल बादशाह था आपका कौन, अकबर ने भी इस व्यवस्था को स्वीकार किया था, लिया भी था। भले इससे पैसा नहीं लिया जाता था, क्योंकि इसे लेना पड़ता था, ठीक है, फ्री में दिया जाता था। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आपका जो भारत का जो मुगल बादशाह था वो भी जब ले रहा है तो आम व्यक्ति क्यों नहीं ले सकता है। इसका मतलब यहाँ पे ये था। अब हम बात करते हैं पुर्तगालियों का पतन के कारण। तो पहला कारण है धार्मिक कारण। देखिए, पुर्तगाली जो है कि अपने धर्म को ही तवज्जो देते थे और बाकी सब धर्मों को वो नीचा दिखाते थे। अब भारत एक ऐसा देश है, धर्म के खिलाफ वो बर्दाश्त कभी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये भी कारण था, धार्मिक कारण के कारण यहाँ पतन हो गया। दूसरा क्या था, पुर्तगाल पर स्पेन का वर्चस्व होना। पुर्तगाल पर क्या होना, स्पेन का वर्चस्व होना। दूसरा क्या था, ब्रिटिश आ गए, डच आ गए, फ्रांस आ गए, जो इससे भी शक्तिशाली थे, इसे पराजित कर दिए। हम इसके बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। डच आए, कहाँ युद्ध हुआ, ब्रिटिश से कहाँ युद्ध हुआ, अंग्रेज़ों से, ठीक है। अब हम बात करते हैं पुर्तगालियों का योगदान। तो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया, कहाँ किया था, 1556 में किया। कहाँ पे, गोवा में किया था, याद रखेंगे। तंबाकू लाया, गन्ना लाया, आलू लाया, लाल मिर्च, पपीता। गोथिक शैली जो क्या था, भवन निर्माण की कला था। देखिए, तंबाकू, गन्ना, आलू, लाल मिर्च सब यूरो पुर्तगाल से नहीं आया था। ये देखिए, पुर्तगालियों का अलग अलग जगह क्या था, आपका केंद्र था, वहाँ पे अपना स्थापित किए थे, तो वहाँ की सारी व्यवस्था भारत में लाया था। तो हम कहते हैं कि पुर्तगालियों का एक प्रकार से क्या योगदान था, पुर्तगाल से आया था। तो ठीक है, हम पुर्तगाली देख लिए, यूरोपीय कंपनी का आगमन हमने आज शुरुआत किया था। हम कल देखेंगे भारत में डचों का आगमन, और हमने आज क्या देख लिया, पुर्तगालियों का आगमन। मैंने पुर्तगाली को पूरी तरीके से समाप्त भी कर दिया है, और कल हम इसकी शुरुआत करेंगे भारत में डचों के आगमन से। ये वीडियो कैसा लगा आपको, और इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आपको समझ में आई, आपको कहाँ समझ में नहीं आई, ये भी आप बताएंगे, कहाँ दिक्कत हुई है, सब बताइएगा। मैं अपनी कमियां को दूर करने का प्रयास करूंगा। और इसे आप पढ़िएगा, एक बार नहीं 2 बार पढ़िएगा। इसे नोट्स ज़रूर बनाइएगा, मैं पीडीएफ डाल भी दूंगा। और जहाँ जहाँ मैंने बोला सुधार करने के लिए, वहाँ पे आप सुधार कर लेंगे। हाँ, लास्ट में मैं एक पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊँगा, उसे मैं सुधार लूँगा, तभी मैं आपको दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, भारत में डचों के आगमन में मिलते हैं। धन्यवाद।